नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने, सत्र न्यायालय जिसको कहते हैं, जिला स्तर की रहती है, उसने एक फैसला दिया है अभी, जिसमें अपने नीचे के एक मजिस्ट्रेट की सुनाई हुई एक सज़ा को बरकरार रखा है। सज़ा जिसको सुनाई गई है उसके ऊपर तोहमत थी कि एक महिला जो अनजान थी, उसकी जानकार नहीं थी, उसको उसने लिख के भेजा मैसेज में कि आप पतली हो, गोरी हो, स्मार्ट हो, इस तरह के संदेश रात को लिख कर भेजे। मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसा रात को भेजे उसने मैसेज लिखकर। अदालत ने माना कि ये अश्लीलता है। जब आप किसी महिला को आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, नंबर मिल गया आपको कहीं से किसी महिला का, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? उसके बदन के ऊपर टिप्पणी है, ये पतली, गोरी, स्मार्ट, आप मुझको अच्छी लगती हो, ये सब उसके बदन के बारे में है। ये तो आप कैसे किसी के बदन पर टिप्पणी कर सकते हो? बुरी भी शायद नहीं कर सकते हैं, अरे मोटी तू कहाँ से आ रही है, अरे हाथी तू कहाँ जा रहा है, ऐसा भी अश्लीलता में आएगा, अपमान में आएगा। लेकिन अगर किसी की आप ऐसी तारीफ के मैसेज भेज रहे हो रात में, तो आपकी नीयत क्या है भाई? क्यों लिख रहे हो? अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, इनको, घर वालों को लिखो ना, वो कैसी लगती हैं। आप किसी अनजान महिला को क्यों लिख रहे हो कि तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो? क्यों लिख रहे हो आप ऐसा? बहुत सारे लोग लिखते हैं ऐसा। मेरे जान पहचान की लड़कियां, महिलाएं कई बार ऐसे मैसेज पाती हैं, मुझसे पूछती हैं कि मुझको क्या जवाब देना चाहिए। तो मैं उनको कहता हूं कि अपने चप्पल की फ़ोटो खींचो और उसको भेज दो उसको। अगर उससे भी समझ में नहीं आए तो फिर एक बड़े जूते की फ़ोटो खींच के भेजना, और उससे भी समझ में नहीं आए मान लीजिए, तो भारत के संविधान की फ़ोटो और जिला न्यायालय की फ़ोटो खींच के भेजना। लिखो कुछ मत, केवल फ़ोटो भेजो, उतने से अकल ठिकाने आ जाएगी। तो मुंबई का कोर्ट जो है उसने कहा है, और बड़ा अच्छा कहा है। सत्र न्यायालय बहुत बड़ा नहीं होता है, जिला स्तर का न्यायालय, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बाकी है। उसने कहा है कि रात 11 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच ऐसे बहुत सारे भेजे गए और पूछा गया है, आप शादीशुदा हैं या नहीं? मैं आपको पसंद करता हूं, आप बहुत स्मार्ट दिखती हैं, आप बहुत गोरी हैं, बहुत पतली हैं, सभी तरह की चीज़ लिख दी उसने। आधी रात के आसपास कई सारे लोग जो हैं, जो रहता है ना, एक कोई ब्रांड है दारू का 8 PM, तो लोगों का कहना है कि 8 PM को दारू पीते हैं तो उसके बाद फिर अंग्रेजी बोलने लगते हैं लोग। ऐसा ही मेरा तजुर्बा यह है कि बहुत से मर्द दारू पीने के बाद में बहुत रोमांटिक होने लगते हैं। देर रात अगर किसी लड़की के साथ चैट चल रहा है तो भी कई लोग रोमांटिक होने लगते हैं। लेकिन ये तो जान पहचान भी नहीं थी, ये बिना जान पहचान के भेज रहा था। जज ने बहुत अच्छा लिखा है, जिला जज ने लिखा है, अश्लीलता का आकलन समाज में प्रचलित मान्यताओं व व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। अब आप एक एक शब्द के महत्व को समझो। अश्लीलता का आकलन समाज में प्रचलित मान्यताओं व व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। और उनकी भाषा बड़ी अच्छी है। उन्होंने लिखा है, अश्लीलता का आकलन समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से अश्लीलता का आकलन किया जाना चाहिए। एक तस्वीर है जिसमें एक लड़की बिकनी में अपनी फ़ोटो पोस्ट कर रही है। 2 पीस बिकनी है, हमारे यहाँ फिल्मों में कभी दिखती है, कभी मॉडल्स कुछ दिखती हैं ऐसी। बदन बड़ा कम ढके रहता है, लेकिन जिन अंगों को देखने की मर्दों की हसरत सबसे ज़्यादा रहती है वो ढके रहते हैं अंग। अब वो तस्वीर हो सकता है हिंदुस्तान के जो समकालीन मानक हैं आज के, उसके हिसाब से अश्लील हो, लेकिन हो सकता है दुनिया के जिन देशों में औरत मर्द का किसी स्विमिंग पूल पे, किसी समुद्र तट पर, महिला का बिकनी में, मर्द का
स्विमिंग ट्रंक में एक चड्डी जैसा इलास्टिक वाली जो रहती है, उसमें पानी में नहाना, कूदना, तैरना बड़ा आम हो हो सकता है वहाँ पर वो अश्लीलता ना हो सकता है यहाँ पर वो अश्लीलता हो। तो ये अलग अलग देश, काल, परिस्थिति जो है उसके हिसाब से परिस्थिति, एक लड़की अगर स्विमिंग पूल में 2 पीस बिकनी में है तो हो सकता है वहाँ पर वो अश्लील ना हो, लेकिन वही लड़की उसी 2 पीस बिकनी में किसी मॉल चले जाए, कॉलेज चले जाए, बाजार चले जाए, अपने घर में घूमे तो वो अश्लील रहेगा। इस फर्क को समझिएगा। अगर वो यूरोप के किसी न्यूडिस्ट कैंप में चले जाए जहाँ लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, तो वहाँ ये कपड़े जो हैं उसके ज़्यादा लगने लगेंगे। उसको कोई गार्ड आके कहेंगे कि ये न्यूडिस्ट कैंप है, या तो आप ये कपड़े हटा दीजिए या बाहर जाइए। तो देश, काल, परिस्थिति, इसके हिसाब से अश्लीलता तय होती है। तो जिस व्यक्ति ने रात बिरात अनजाने महिला को ऐसे मैसेज भेजे, अभी तक मुझको उसमें गाली गलौज और सेक्स के सजेशन नहीं दिखे हैं, लेकिन अदालत ने इन संदेशों को भी ये पाया कि इसको कोई भी महिला का पति अगर देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और अदालत ने, जज ने सही लिखा है, मजिस्ट्रेट ने जो लिखा था, जिला जज ने जो लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है कि देश काल की परिस्थिति जो है, जिस देश की जिस वक्त जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से अश्लीलता तय होती है। मैं यहाँ पे कई वयस्क मुद्दों पर आपके सामने बोलता हूँ, लेकिन अश्लील बात नहीं करता हूँ। लेकिन हो सकता है मैं अपने हम उम्र 2-4 दोस्तों के साथ किसी जगह खाते हुए बैठा हूँ, पीता नहीं हूँ इसलिए खाते हुए कह रहा हूँ, खाते हुए बैठा हूँ, हो सकता है मैं वहाँ 4 शब्द ऐसे कहूँ जो यहाँ कैमरे के सामने अश्लील लगें, वहाँ पर नहीं लगेंगे। तो इस बात को लेकर मैं आपको जरा सा सावधान करने आया हूँ कि किसी भी महिला को कोई संदेश भेजने के पहले, उसको कोई सुझाव देने के पहले, और ये तो अनजानी महिला का है, अगर महिला या लड़की आपकी जानी पहचानी भी है तो भी उसको सुझाव देने के पहले ध्यान रखिएगा कि ये सुझाव कोई सेक्सुअल सुझाव माना जा सकता है, ये एक यौन सजेशन माना जा सकता है। अगर कोई लड़की या महिला आपके मातहत है, आपके मातहत यानी आप उससे सीनियर हैं, आप उसके बॉस हैं, आप उसके एम्प्लॉयर हैं, जो कुछ भी हैं, आप उसके साथ में काम करने वाले भी हैं, अगर उसी दर्जे के भी हैं, तो भी अगर आप किसी महिला को किसी तरह का कोई ऐसा सजेशन देते हैं तो वो सजेशन जो है एक सेक्सुअल सजेशन माना जाता है और वो कामकाजी महिला के शोषण में आता है। मैं आपको बताता हूँ, ये लैपटॉप है जैसे मेरा खुला हुआ है, इसमें मैं कोई एक ऐसी तस्वीर का पेज खोल लूँ जो तस्वीर बिकनी की महिला की है या बिना कपड़ों के किसी महिला की है या किसी तरह की रोमांटिक तस्वीर है एक मर्द की और औरत की, और मैं किसी महिला मातहत को बुलाकर या समकक्ष को बुलाकर अगर इस लैपटॉप को खुला रखूं और सामने अखबार खोल के चर्चा करूं, चर्चा मैं खबर को लेकर करूंगा अखबार की, लैपटॉप पे जो खुला है वो मैंने गलती से अनजाने में खुला छोड़ दिया था ऐसा मैं जाहिर करूं और केवल अखबार पे चर्चा करके भेज दूं, तो भी मैं आपको बतलाता हूं कि ये सेक्सुअल सजेशन कहलाएगा। मैं किसी अपने साथ में काम करने वाली मातहत को कहूं कि चलो जरा घूम के आते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, चलो जरा किसी बार में चलते हैं, पी के आएंगे, या कहीं और जाने के लिए मैं सजेशन देता हूं, या उसके कपड़ों के बारे में कहता हूं कि आज तुम्हारे ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम इसमें बड़ी हॉट लग रही हो। ये सारी चीज़ें जो हैं कामकाज की जगह पे महिला के शोषण में आती हैं। और जो विशाखा गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई, बाद में वो कानून में भी तब्दील हो गई हैं, उनके तहत ऐसा कोई भी सुझाव, ऐसी कोई भी चर्चा ये कामकाजी महिला के शोषण के दर्जे में आती हैं। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि कामकाजी महिलाएं बढ़ते चल रही हैं, स्टूडेंट्स बढ़ते चल रहे हैं, सीखने वाली लड़कियां बढ़ते चल रही हैं,
तो मर्दों को अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेगी, अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। मैं मेरे कमरे में कोई मातहत लड़की है, महिला है, या पत्रकारिता की कोई छात्रा आई हुई है, उसके सामने मैं मोबाइल फ़ोन पे भी कोई वयस्क बात किसी से करूँगा तो वो बातचीत भी उस महिला के या लड़की के शोषण में आएगी, चाहे वो मेरे साथ काम नहीं करती है, चाहे वो बाहर से आई हुई है, चाहे वो मेरा इंटरव्यू ही करने के लिए आई हुई है, पत्रकार है। उसके सामने अगर मैं ऐसी कोई वयस्क बात करता हूँ किसी से टेलीफोन पर, तो वो उस कामकाजी महिला के शोषण में आता है, चाहे ये उसके काम की जगह नहीं है तो भी शोषण में आता है। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जेल जाने से बचें, इसके लिए मैं आपको सावधान नहीं कर रहा हूँ। आप 100 दूसरे किस्म की हरकत करके जेल जा सकते हैं, लेकिन मैं सावधान इसलिए कर रहा हूँ कि एक कामकाजी महिला, एक छात्रा, किसी काम से आपके दफ्तर, आपके दुकान जो महिला आई है, वो इसके बारे में आपको चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि आपकी कौन सी हरकत है जो है अश्लील गिनी जाएगी। मैं कई आदमियों को जानता हूँ, मर्दों को जानता हूँ, जिनको अपने बदन के कुछ हिस्सों को खुजाने की आदत रहती है। हो सकता है कि आपको खुजली की बीमारी हो उन हिस्सों में, लेकिन अगर किसी लड़की या महिला के सामने अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक अश्लील हरकत कहलाएगी। तो मेहरबानी करके डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लीजिए, वरना अदालत तो आपके इलाज के लिए बैठी ही है। उसके बाद जेल है। जेल में मैंने सुना है कि कैदी जो हैं वो हर काम कानूनी नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जेल में कैदियों की एक अलग ही दुनिया है। वहाँ आने वाले लोगों के साथ में वो क्या बर्ताव करते हैं उसको आप न सुने तो बेहतर होगा। इसलिए जेल जाने से हर कीमत पे बचें। पुलिस को, जज को पैसा खिलाने के बारे में मत सोचिएगा। बहुत सारे लोग पैसा नहीं खाते हैं, आपको और अंदर कर देंगे रिश्वत देने के लिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, लड़कियों से, महिलाओं से बात करते हुए, संदेश भेजते हुए, किसी को आप मैसेज भेजते हैं ना, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। नहीं भी तो पुलिस जो है या जांच एजेंसी उसको निकाल सकती है, कई महीनों की चैट। हम तो छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े अफसर, इनके बीच में कैसे चैट होती थी, कैसी तस्वीरों का आदान प्रदान होता था, देर रात कैसे रोमांटिक बातचीत होती थी, सब देखा हुआ है। ये सब लोग कमाई के एक बड़े हंडे के हाथ डाल डाल के सब उसमें से निकाल रहे थे अपना हिस्सा। इसलिए अभी अश्लीलता वाली कोई बात, शिकायत सामने नहीं आई है। लेकिन ईडी के पास, इनकम टैक्स के पास है तो सही ना। ऐसी बहुत सारी चैट, ऐसी तस्वीरें हैं ना ईडी के पास, इनकम टैक्स के पास। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है, अपनी हरकत सुधार के चलिए, काबू में रखिए अपने आप को। आप किससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, किसको कोई वयस्क सजेशन दे सकते हैं कि चलो ज़रा फलानी जगह, किसको सजेशन दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ऐसा एक संदेश भेज के, ऐसी एक बात कह के, और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिनसे ऐसी बातें कहते हैं ना, ऐसे संदेश भेजते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप कॉल पे कहें, वो दूसरे फ़ोन पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको, उस आवाज़ को स्पीकर ऑन करके, या कई और तरीके हैं व्हाट्सएप कॉल को भी रिकॉर्ड करने के। और जब आप रूबरू किसी तरह की बातें करते हैं, फ्लर्ट करते हैं अपने दुकान में, ऑफिस में, किसी और जगह पे, कारोबार में, उसको भी लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फंसने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा शुक्रिया मानिएगा, शुक्रगुजार रहिएगा कि मैंने आपको, आपकी जो भावनाएं थी, वयस्क भावनाएं, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के मैंने आपको होश में लाने का काम किया है। किसी भी दिन फंस जाएंगे, किसी भी दिन धंस जाएंगे। हर किसी को सावधान रहना चाहिए, मेरे सहित तमाम लोगों को सावधान रहना चाहिए। जब भी आप अपने माथत किसी से, ये तो बिल्कुल अनजान महिला के साथ मामला है, माथत का मामला और ख़तरनाक हो जाता है। सोच समझ के चलिएगा। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये
सावधानी की बात ठीक लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा, नाबालिग भी जो किशोरावस्था में पहुंच गए उनको भी भेजिएगा। वो भी कोई मैसेज भेज के गलती कर सकते हैं। किसी लड़की को हो सकता है सेक्स का एक कोई वीडियो भेज दें, उतने में ही जेल चले जाएं या सुधार गृह चले जाएं अगर बालिग नहीं हुए हैं तो। बच के रहिए, अपने आसपास के लोगों को बचा के रहिए। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए और हेलमेट का बेल्ट नीचे बांध कर रखिए। मैं तो साइकिल भी चलाता हूं तो भी हेलमेट लगा कर रखता हूं। साइकिल का हेलमेट अलग आता है, वो मोटरसाइकिल के हेलमेट से सस्ता भी नहीं रहता है, महंगा रहता है। तो बच के चलिए, अपने सिर को बचा कर रखिए। अगर आपके सिर के भीतर जो एक ऐसा सॉफ्ट सा मटेरियल है, इतना बड़ा नर्म सा मटेरियल है, ग्रे मटेरियल, ग्रे कहते हैं उसको, अगर खोपड़ी के भीतर दिमाग आपका ऐसा है जो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए ज़रूरी है, तो खोपड़ी को हेलमेट से बचा कर ही दुपहियों पर चलिए। वरना दिल्ली में हेड इंजरी के बाद कोमा में एक आदमी अस्पताल में पड़े रहा, घर वाले ड्यूटी देते रहे, कोमा में पड़े रहा। 19 साल बाद अस्पताल के कमरे से उसकी लाश निकली। परिवार का क्या हाल हुआ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ वो एक अलग मामला था, लेकिन हेड इंजरी थी। अब आप अपनी कल्पना कर लीजिए दुपहिए पर बिना हेलमेट निकलते हुए, कि अगर आप हेड इंजरी के साथ लौटें, कोमा में पहुंच जाएं, 19 साल मरे भी नहीं, तो आप परिवार वालों को मार डालेंगे इन 19 सालों में। सावधान रहिए, अपने परिवार पर रहम और मेहरबानी कीजिए। फिर मिलेंगे।